नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम अपनी फार्माकोकाइनेटिक सीरीज़ में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो आप में से किसी ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने फार्माकोलॉजी की दो टाइप्स फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक और एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो पहले वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा ताकि आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में ये वीडियो जो है वो समझ आ सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कि ड्रग का बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये पढ़ा था कि जब कोई ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर होती है, एडमिनिस्टर होने के बाद वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है और उसको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। जब वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, मींस ब्लड में पहुंचती है। ब्लड में पहुंचने के बाद मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच चुकी है, अब ड्रग को क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। वो क्या होगी कि ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी कि वो ब्लड स्ट्रीम से, मतलब ब्लड से वो ड्रग हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स और ऑर्गन्स में जाएगी और वहाँ पे जो है वो ड्रग बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, फैलती जाएगी। जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्लाज्मा से, ब्लड से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कार्डियक आउटपुट पे, मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो कितना पंप कर रहा है ब्लड को। जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतनी ज़्यादा जो है वो, मतलब पंपिंग होगी, उतना ज़्यादा जो है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। और इसी के साथ साथ ब्लड फ्लो कितना है, ठीक है। किसी ऑर्गन्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास जिसमें ब्लड फ्लो बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पर कैपिलरीज या वेंस की सप्लाई बहुत कम होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट एग्जांपल लिवर। ब्लड सप्लाई भी डिपेंड करती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि जिस जगह ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ बहुत ज़्यादा होगी। कैपिलरी परमिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, टिश्यू वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, टिश्यू प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे और लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग को डिस्कस करेंगे। इस तरफ एक डायग्राम लगाई हुई है, एक ग्राफ है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमने एब्जॉर्प्शंस का फेनोमेना तो पढ़ लिया था, लेकिन आज जो हमारा फेनोमेना वो जस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है कि जब हम आईवी ड्रग दे रहे हैं तो जैसे ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो वो उसकी कुछ जो है वो कंसनट्रेशन होती है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे कुछ है 1.75 समथिंग। जब वो आती है उसके बाद वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसकी कंसनट्रेशन लो हो रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एलिमिनेशन फेज़ है। और एलिमिनेशन फेज़ को जो है वो हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा वो एलिमिनेशन फेज़ पे देखूँगा। लेकिन आज हम जो है वो मज़ीद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले जो है हम ब्लड फ्लो को डिस्कस करते हैं। ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है? ब्लड फ्लो क्या होता है मतलब जब किस रेट से ब्लड जो है वो टिश्यू कैपिलरीज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम ये कहें कि हम, जैसे मैंने बात की कि ब्लड फ़्लो जो है उस तरफ ज़्यादा होगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। जैसे वेजल्स रिच ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन होता है, लिवर है, किडनी है, तो ये वो ऑर्गन्स है जिसमें वेजल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ वेजल्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर ब्लड फ़्लो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें कुछ ऐसे हमारे पास सिस्टम्स हैं या कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं, स्किन हो गई या फिर एडिपोज टिश्यू हो गया, यहाँ पर जो है वो ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ़्लो जो है वो बहुत ही कम होता है। और इसी के साथ जो है जैसे रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादातर सीएनएस में होती है। सीएनएस में क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि सीएनएस की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं तो काइंडली आप सब जो है वो अपनी रजिस्टर्स या जो है नोटबुक तैयार रखें, ताकि मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ जो कि इस स्लाइड में तो शो नहीं होंगी, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊँगा, तो आप उससे जो है वो नोट डाउन कीजिएगा। ब्लड फ्लो के अंदर जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ड्रग है जो डेट इज़ प्रोपोफोल जो है वो हाईली लिपोफिलिक ड्रग है और वो यूज़ की जाती है एनेस्थीसिया में। मतलब जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है तो हम प्रोपोफोल यूज़ करते हैं। और ये ड्रग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी सीएनएस में। और जब ज़्यादा सीएनएस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ये जो है वो बहुत ही जल्दी एनेस्थीसिया क्रिएट कर देती है, मतलब कि बॉडी के अंदर एनेस्थेटिक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि सीएनएस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो है सीएनएस के अंदर जो ये ड्रग है ये बहुत ही जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसी के बरक्स जैसे मैंने बताया कि स्केलेटल
मसल्स हैं या एडिपोज टिश्यू हैं, तो इनके अंदर जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी फास्ट नहीं होती। अब हम अगर कैपिलरी परमेबिलिटी को डिस्कस करें तो कैपिलरी परमेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास कैपिलरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वेरी करते हैं। कैपिलरी स्ट्रक्चर्स वेरी करने की वजह से हमारे पास कैपिलरी स्ट्रक्चर्स को अगर मैं इस स्लाइड में आपको दिखाऊं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दो फेजेस पे डिस्कस जो है डिपेंड करती है या दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन इज़ कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड नंबर टू इज़ केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, के ड्रग किस नेचर की है, मतलब लिपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है। और अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, आप डायग्राम को देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास एक वेज़ल है, मतलब एक ब्लड वेज़ल है, और इस ब्लड वेज़ल्स में आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ जो है हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, और एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। इस गैप को हम कहते हैं स्लिट जंक्शंस। यहाँ पे भी मैंने शो किया है स्लिट जंक्शंस। हमारी ब्लड की जो हमारी वेज़ल्स होती हैं, उन वेज़ल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, स्लिट जंक्शन मौजूद होता है। और ये स्लिट जंक्शन जो है वो हेल्प करता है काफ़ी ऐसी ड्रग्स को इस जंक्शन, मतलब थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस से पास होने में। तो बेसिकली हमारे पास वेज़ल्स के अंदर दो तरह के जंक्शंस होते हैं। नंबर वन इज़ स्लिट जंक्शन एंड नंबर टू इज़ टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो है वो CNS में मौजूद होता है, यानी CNS की वेज़ल्स में मौजूद होता है, और स्लिट जंक्शन हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो कैपिलरीज़ हैं या फिर ब्लड वेजल्स हैं उसमें मौजूद होता है। सिस्टम जो है इसके अंदर अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से कि लिवर या जो स्प्लीन है हमारी बॉडी में, उनके पास जो स्लिट जंक्शन है, वो स्लिट जंक्शन होने की वजह से उनके दरमियान स्पेसेस हैं। ठीक है, स्पेसेस की वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो लार्ज ड्रग होती हैं वो बहुत ही ईजीली इसे जो है वो पास कर जाती हैं। या फिर हम अगर लिपोफिलिसिटी को डिस्कस करें तो मैंने कहा था कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लिपोफिलिक होती हैं, और लिपोफिलिक ड्रग हमारी लिपिड बायलेयर को जो है वो इजीली क्रॉस करके चली जाती हैं, जबकि जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं वो पास नहीं कर पाती क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं। वो जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली इन स्लिट जंक्शन के थ्रू जो है ब्लड वेसल से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये स्लिट जंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है अगर हमारी जो ड्रग है वो हाइड्रोफोबिक है। अब जैसे ब्रेन की बात करें तो मैंने कहा कि ब्रेन में जो कैपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म की वजह से उसके अंदर स्लिट जंक्शंस मौजूद नहीं होते। तो कौन से जंक्शंस मौजूद होते हैं, टाइट जंक्शंस मौजूद होते हैं। मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें आप कि ये पूरी आपके पास कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर आपको कहीं भी जो है वो गैप नहीं दिख रहा। तो कौन से जंक्शन है, टाइट जंक्शन है, और ये कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो किया हुआ है टाइट जंक्शंस है। टाइट जंक्शंस मौजूद होते हैं, और जो ड्रग है वो CNS के अंदर इंटर नहीं हो पाती इतनी जल्दी। मतलब हाइड्रोफोबिक ड्रग तो इंटर हो ही नहीं सकती ब्रेन की कैपिलरीज के अंदर। तो कौन सी ड्रग होगी, लिपोफिलिक ड्रग होगी। और लिपोफिलिक ड्रग जो है वो बहुत ही ईजीली ब्रेन की जो कैपिलरी है उसको क्रॉस कर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं लिपोफिलिक होती हैं, तो लिपिड बायलेयर के थ्रू वो इजीली पास हो जाती हैं। और एक और ये होता है कि हमारे जो ब्रेन की कैपिलरीज़ हैं या जो ब्रेन की ये जो वेजल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास एक बैरियर मौजूद होता है। एक बैरियर मतलब एक ऐसी रुकावट जो रुकावट हमारी ड्रग्स को CNS में इंटर नहीं होने देती, जिसे हम कह रहे होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद होता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से जो है वो ड्रग बहुत ही इजीली या जो है मतलब आसानी से जो है वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाती। अगर आप यहाँ देखें तो ये थोड़ी सी पुरानी सी बातें जिनको मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर्स में कि जो ड्रग्स हैं वो दो ही तरह की ड्रग्स हैं जो हमारी कैपिलरीज को जो है या हमारी लिपिड बायलेयर को जो इजीली क्रॉस कर जाती हैं। एक के ड्रग जो है वो अनआयनाइज फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब चार्ज फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो चार्ज फॉर्म ड्रग है ये इस कैपिलरी को पास नहीं कर पा रही। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो लिपिड बायलेयर को बहुत ईजीली कर पाती है। और इसी के साथ साथ कुछ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग को जो है वो पास करते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होनी चाहिए ताकि वो लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर पाए। और अगर वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो उसके साथ साथ वहाँ पे उस जगह पर जहाँ पे वो क्रॉस करना चाह रही है तो वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होने चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपके साथ, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा जो है वो इजाफा करेंगे। एक बहुत ही डिज़ीज़ है जो बहुत ही रेयर होती है,
जैसे हम पार्किंसन डिजीज़ कह रहे होते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन। डोपामिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन की जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो अपने अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। सो हम क्या करते हैं कि जब डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो हम एक ड्रग यूज़ करते हैं, डेट इज़ लीवोडोपा। लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है। व्हाट इज़ प्रो ड्रग? PRO, प्रो ड्रग। प्रो ड्रग का मतलब कि वो ड्रग जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। सो क्या होता है कि लेकिन जो लीवोडोपा है वो लिपोफिलिक ड्रग है, मतलब वो लिपिड बाइलेयर को जो है वो इजीली क्रॉस कर सकती है। तो हम क्या करते हैं कि लीवोडोपा देते हैं, और वो लीवोडोपा ड्रग जो है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि हमारे CNS की वेजल्स में मौजूद होता है उसे क्रॉस कर लेता है। और जब वो उसे क्रॉस कर लेता है, सो क्रॉस करने के बाद वो हमारी CNS में पहुंचता है। CNS में वो जाकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद डोपामिन जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है और पार्किंसंस के जो सिम्टम्स को है जो वो ट्रीट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर को मैंने बताया कि किस तरीके से जो है उस ड्रग ने पास किया। डोपामिन जो है हम नहीं दे सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि डोपामिन जो है वो लिपोफिलिक नहीं है, वो लिपिड बाइलेयर को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। सो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम लीवोडोपा दे रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स या कुछ टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं जिनकी बाइंडिंग। तो सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन है, एक डायग्राम है जिसे हम देखते हैं, देन मज़ीद डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू प्रोटीन का क्या रोल है। सो नंबर 1 आपके पास क्या है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब वो हमारे ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती हैं तो वो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं। सो अगर हम एक डायग्राम देखें तो ये जो रेड पोर्शन है सेंटर में, ये हमारी क्या है? ये ब्लड वेसल है, और ये जो येलो कलर के कंपार्टमेंट हैं ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है, मतलब हमारे टिश्यूज़ का वो पार्ट है जिसके जो सेल्स हैं, सेल्स के जो बाहर का पार्ट होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, ये वो पार्ट है। सो जब हम कोई ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, तो जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो ब्लड वेसल्स में आती है, और ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये जो ड्रग है ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होती है। अब देखें कि ये ड्रग जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में पहुंच गई। जब ब्लड वेसल्स में पहुंची तो हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है बेसिकली इसमें अगर एक मेन एग्जांपल देखें तो एल्ब्यूमिन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसके साथ ड्रग जो है बहुत ज़्यादा ही बाइंड कर रही होती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बाइंड करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसके साथ जो ये रेड ग्रीन कलर के ये ड्रग जो है वो बाइंड कर गई है। सो होता क्या है कि जब काफ़ी ज़्यादा ड्रग जो है वो हमारे प्लाज्मा एल्ब्यूमिन को या प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड कर जाती है, सो ये जो बाइंडेड ड्रग होती है इसे हम कहते हैं कि बाउंड ड्रग है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन में फ्री होती है, मतलब वो किसी के साथ बाइंड नहीं कर रही होती, वो फ्री ड्रग होती है, और वो ड्रग जो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है वो फ्री ड्रग होती है। ठीक है, बाइंड ड्रग जो है वो कभी भी थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती क्योंकि वो बाउंड होती है। फ्री ड्रग ही अपना थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। और इसी के साथ अगर हम देखें सो यहाँ पर ये डिफरेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ टिश्यू प्रोटीन्स हैं। पहले हमने प्लाज्मा प्रोटीन को डिस्कस किया, अब हम कह रहे हैं टिश्यू प्रोटीन्स मौजूद हैं। जब ड्रग जो है वो हमारे प्लाज्मा से हमारी ब्लड जो ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी से होती है ब्लड के डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ये इन टिश्यू प्रोटीन के साथ जो है बाइंड कर जाती है। सो ये भी हमारे पास एक बाइंडेड ड्रग, मतलब जो है किस फॉर्म में ड्रग आ गई, एक बाउंड फॉर्म में ड्रग आ गई। अब जो है यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो पूरा मैकेनिज़्म था। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, या आप नोट कर लें अपने पास, जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसके साथ बाइंड हो जाती हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली जो है हमारे पास अल्फ़ा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और एसिडिक ड्रग जो है एल्ब्यूमिन डेट इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन। सो जितनी भी एसिडिक ड्रग्स होंगी वो एसिडिक ड्रग्स किसके साथ बाइंड हो जाएंगी, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाती हैं, ऑलमोस्ट हमने देखा जो केसेस में देखा है। और इसी के साथ जो बेसिस ड्रग्स होती हैं, बेसिक ड्रग, वो अल्फ़ा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होता है हमारे पास, उसके साथ जो है वो बाउंड हो जाती हैं।
और मैंने जैसे बताया कि जो बाउंड फॉर्म जो होती है ड्रग की, जो किसी भी, या तो हम बात कर सकते हैं कि वह एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड है या फिर जो है वो टिश्यू प्रोटीन के साथ बाउंड है। तो ये जो बाउंड फॉर्म होता है ड्रग का, ये टेम्परेरी होता है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म होती है और ये ड्रग जो है ना कभी भी मेटाबॉलिज्म में या फिर हम जो आगे इसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन के प्रोसेस में नहीं जाती। लेकिन जो फ्री ड्रग हैं, ये फ्री ड्रग जो है ये अवेलेबल होती हैं एक्शन के लिए, और ये अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये मज़ीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी होती हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इनका जो है वो हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, दैन ये ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। और यही ड्रग्स जो फ्री फॉर्म में मौजूद होती हैं, यही हमारी बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर वो जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा और अगर वो प्रोटीन के साथ बाइंड ज़्यादा होंगी, तो वो कहाँ रहेंगी? वो हमारे इस वेसल्स के अंदर ही मौजूद रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा वेट में हो जाएंगी, तो वो हमारे, जैसे मैंने बताया पीछे, कि हमारे यहाँ पर इस वेसल्स के यहाँ पर जो है वो स्लिट्स मौजूद होते हैं, और स्लिट्स क्या करते हैं? वो ड्रग को जो है पास होने देते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ड्रग हो या हाइड्रोफिलिक, जब वो किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं, तो प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में नहीं जा पाती। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो उनका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और वेट इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो है ना लार्जर मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, जो कि प्लाज्मा, जो कि हमारे स्लिट्स होते हैं वेसल्स के अंदर, उनको क्रॉस नहीं कर पाते। और इसी तरीके से अगर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैं, तो वो बहुत ही जल्दी जो है इन फ्लूइड कंपार्टमेंट में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो चली जाती हैं। सो अगर मैं एक बात करूं कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एल्ब्यूमिन है, अगर वो ब्लड के अंदर बहुत कम होगा, या कोई ऐसी ड्रग है जो इसके साथ बाइंड नहीं करेगी, तो हमारे पास फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो जब वो ज़्यादा अवेलेबल होगी, तो वो क्या करेंगे कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो भी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पूरा सिनेरियो आ रहा होता है। इसमें अगर एक एग्जांपल देखें प्लाज्मा प्रोटीन की, तो हमारे पास एक ड्रग आ रही होती है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से। नेक्स्ट इज़ लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी वही कॉन्सेप्ट है जो हम अब तक रिपीट करते आ रहे हैं कि ड्रग जो है वो किस तरीके से लिपोफिलिक ड्रग होती हैं। लिपोफिलिक ड्रग के अंदर क्या हो रहा होता है कि एक केमिकल नेचर होता है हमारी ड्रग्स का, जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, सो क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो किस केमिकल नेचर की, अगर वो हाइड्रोफोबिक है सो वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाती, फिर उनको एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। और अगर वो हाइड्रोफिलिक हैं तो फिर वो इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को पास या लिपिड बाय लेयर को जो है वो पास कर पाती हैं। सो ये एक मेजर फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। किनकी डिस्ट्रीब्यूशन को? जो हमारी ड्रग है उसकी ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ये फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा ही यूँ समझ लें कि इफ़ेक्ट जो है फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। और इसी के बाद अगर हम मज़ीद देखें तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है, मैंने बताया कि हाइड्रोफोबिक ड्रग जो है वो बहुत ही इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को नहीं कर पाती क्रॉस, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं। और ये देख सकते हैं कि लिपिड बाय लेयर है, और इसमें क्या हो रहा है कि ये ड्रग है हमारे पास, ये ड्रग जो है वो बहुत ही इजीली लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर रही है। लेकिन हाइड्रोफोबिक फिलिक जो ड्रग है हमारे पास, वो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब अगर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स को देखें, तो हम ज़रा सा रिकॉल करते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। तो हमारी जो ड्रग है वो ड्रग जब इंजेस्ट होती है या एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्टर करने के बाद वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में आती है, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो लेवर में जाती है, जहाँ पर वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के थ्रू, जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है, और फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के बाद वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है। तो जब वो ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद ही वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ में जाती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होती है कि प्लाज्मा फ्लूइड, मतलब जो हमारी वेज़ल है, वेज़ल के अंदर जो ड्रग होती है वो ड्रग हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स में, जिसमें इंट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स जो होते हैं टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के, उसके अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। अब एक जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है बॉडी फ्लूइड का, जो कि ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमारी एक हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब हाइपोथेटिकल वॉल्यूम जो है वो हम देख रहे होते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें।
ठीक है। और अगर वेजल्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर कोई ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर वेजल्स बहुत कम है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कम ही होगी, और अगर वेजल्स ज़्यादा हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे जो हम एज्यूम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, तो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों फ्लूइड में, मतलब हमारी प्लाज्मा फ्लूइड में या बॉडी के दूसरे फ्लूइड्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। और इसे हम जो है एक और नाम देते हैं, डेट इज़ अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट वॉल्यूम इसलिए कहते हैं क्योंकि रियल नहीं होता, ठीक है। रियल क्यों नहीं होता, इसे हम आगे देखते हैं कि रियल क्यों नहीं होता, मैं क्यों इसे अपेरेंट कह रहा हूँ। सो हम सबसे पहली बात कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि कितने अमाउंट में जो है वो ड्रग हमारी बॉडी में हमने जो है वो एडमिनिस्टर की, और एडमिनिस्टर करने के बाद कितनी अमाउंट में जो है ड्रग जो है वो प्लाज्मा में पहुंची, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। तो इस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं कि जो भी ड्रग हमने दी है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लीटर्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूज़ किया जाता है, मतलब एक कंपैरिजन है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंपैरिजन है कि हम देख रहे होते हैं कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जब डिस्ट्रीब्यूट हुई तो कितनी जो है वो प्लाज्मा में रही, वो भी एक फ्लूइड है हमारी बॉडी का, और कितनी जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड, जस्ट लाइक सेल के बाहर वाला फ्लूइड डेट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के अंदर डेट इज़ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड में वो ड्रग कितनी कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। और जस्ट एग्जांपल सोच लें, मैं कहूँ कि कोई ड्रग है जो कि मैंने एडमिनिस्टर की, और एडमिनिस्टर करने के बाद वो ड्रग जो है 20% जो है वो प्लाज्मा में रही, 40% जो है वो इंट्रा सेल्यूलर जो पार्ट में चली गई, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में 40% रह गई। तो हमने क्या देखा, एक ओवरऑल व्यू देख लिया कि हमारी जो ड्रग है वो कितना परसेंट किन किन पार्ट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। ये जो वीडी है हमारे पास, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कोई फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल जो है वो कोई भी ऐसा रोल नहीं होता। जस्ट ये हमारे पास एक आइडिया होता है, हम देख रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को हम देख रहे होते हैं कि बॉडी में कितना कितना जो है वो ब्लड ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि जब ड्रग जो है हमारी बॉडी में इंटर होती है, इंटर होने के बाद ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इसके पास 3 कंपार्टमेंट हैं। 3 कौन से कंपार्टमेंट है, एक तो है प्लाज्मा कंपार्टमेंट, मतलब ब्लड में आ गई। ब्लड के बाद ये जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब जो सेल्स के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसमें जाके चली जाती है। और नेक्स्ट इज़ टोटल बॉडी वाटर, जो कि हमारी बॉडी का डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं उनकी बात हो रही है। हम फिर से इस डायग्राम पर आ जाते हैं। ये वेजल्स हैं हमारे पास, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के दरमियान जो है ये इंट्रासेल्यूलर जो है वो कंपार्टमेंट है। और इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में जब प्लाज्मा के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जब जो ड्रग पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद वो जो हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर या बॉडी फ्लूइड जहाँ पर मौजूद होता है, तो ब्लड वेसल्स के बाद वो जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब जस्ट एग्जांपल सोचें कि कोई ड्रग जो है ब्लड वेसल्स में आई, ब्लड वेसल्स में आने के बाद वो जो ड्रग है वो ड्रग चली गई जस्ट एग्जांपल स्प्लीन में, और स्प्लीन में जाने के बाद वो ड्रग जो है मज़ीद आगे कहीं और ट्रांसफ़र हो रही है, किसी और ऑर्गन में जा रही है, ठीक है, किसी और ऑर्गन में चली गई वहाँ से। इस फेनोमेना को हम कह रहे होते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि ड्रग जो है वो प्लाज्मा से होकर एक ऑर्गन में गई, और एक ऑर्गन से वो मज़ीद किसी और जगह, किसी और टिश्यू, किसी और सेल्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है या जो फेनोमेना है, ये हमें हेल्प कर रहा होता है, या फिर ये जो है हमें बता रहा होता है कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जो भी एक्शन है, जो भी बॉडी एक्शन अपना प्रोड्यूस कर रही है, वो टर्मिनेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे उस बॉडी की मतलब उस ड्रग को पहुंचना था, वहाँ से वो जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब आगे मज़ीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। हम यहाँ पे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वीडी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कैलकुलेटेड बाय अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है। हम जो है यहाँ पे एक डायग्राम देखने वाले हैं, जिस डायग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जब आईवी बोलस हमने दिया, एक ड्रग दी, तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी हो गई और इतने पार्ट के अंदर वो ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है वो
एलिमिनेट होगी। तो एलिमिनेशन वाला पार्ट हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा। सो जब डिटर्मिनेशन होती है वीडी की, तो वो कैसे होती है, जो हमने फार्मूला पढ़ा कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, मतलब हमने कितनी ड्रग जो है वो दी। जस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने जो है वो कुछ ड्रग जो है बॉडी में कितनी एडमिनिस्टर की, 10 mg ड्रग जो है हमने एडमिनिस्टर की। तो जब हमने एडमिनिस्टर की तो 10 mg ड्रग एडमिनिस्टर कर दी। करने के बाद हमने क्या किया कि उस शख्स का जो है वो हमने ब्लड लिया, सैंपल लिया, और सैंपल लेकर हमने चेक किया कि भाई ब्लड में कितनी ड्रग पहुंची, और हमने देखा कि ड्रग जो है वो 1% पहुंची। कितनी पहुंची है? 1%। सो जब हमने 10 को 1 से डिवाइड किया, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी जो कि हमने 10 mg जो है वो एडमिनिस्टर की थी, और ब्लड में कितनी पहुंची? 1 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि मैंने बताया था कि हम इसे देख रहे होते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10 लीटर। मतलब वो जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई? 10 लीटर। 10 लीटर कैसे हुई? 1 मिलीग्राम जो है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, और बाकी की जो 9 मिलीग्राम ड्रग है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड, जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ये उन पार्ट्स में जो है वो ड्रग आ चुकी है। अब जो है, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे लेक्चर का, दैट इज इफेक्ट ऑफ वीडी ऑन ड्रग हाफ लाइफ। ड्रग की हाफ लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वीडी। सो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो ड्रग की एलिमिनेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर टू द किडनी और द लिवर और द अदर ऑर्गन जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रही हो। मतलब जब वो ड्रग हमारी बॉडी में आई, बॉडी में आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई, सो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जितनी ड्रग जो है वो लिवर या किडनी की तरफ जाएगी, वो ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो रही होगी, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हो रही है। सो बट यहाँ पे ये है कि जो भी ड्रग जो है वो लिवर या किडनी की तरफ ज़्यादा जा रही होगी वो ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रही होगी। तो ड्रग की जो एलिमिनेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि कितनी ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री की तरफ जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनका जो वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो हाफ़ लाइफ है वो ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे ज़्यादा कैसे होती है? लेकिन ज़्यादा इस तरीके से होती है कि जब ड्रग हमारे प्लाज्मा में पहुंचती है, सो प्लाज्मा में पहुंचने के बाद वो ड्रग जो है हमारी मतलब ब्लड वेसल से ही उन ऑर्गन्स में जा रही होती है जो कि उसे एलिमिनेट कर रहे होते हैं, मतलब लिवर या किडनी। मतलब ज़्यादा ड्रग अगर ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होगी, हमारी ब्लड वेसल्स में मौजूद होगी, तो वो बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वही ब्लड वेसल्स उस ड्रग को जो है वो लिवर या किडनी में ले जाएंगे। लेकिन अगर वो ड्रग जो है वो प्लाज्मा के अलावा, ब्लड वेसल्स के अलावा बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो वो ड्रग जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू लिवर या किडनी तक इतनी पहुंचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि जो ड्रग है वो ज़्यादा अमाउंट में तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली गई है। तो जब वो वहाँ चली जाएगी तो उसकी जो हाफ़ लाइफ है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म की तरफ, लिवर की तरफ नहीं जा रही। और जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होने की वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब वो कितने वक्त तक जो है वो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, वो इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म की तरफ या एलिमिनेशन की तरफ नहीं जा रही। सो यहाँ पर हमने यही इंडिकेट किया कि जो ड्रग्स हैं हमारे पास, अगर उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो वो ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस में ज़्यादा होंगी, मतलब वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से के लिए वो जो है अवेलेबल नहीं होंगी। और जब अवेलेबल नहीं होंगी तो जो ड्रग है वो ज़्यादातर कहाँ मौजूद होगी? हमारे पास प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में मौजूद नहीं होगी। जब प्लाज्मा में मौजूद नहीं होगी तो वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद होगी, जिसकी वजह से उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब उसकी हाफ़ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ओवरऑल समरी देखते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। ठीक है, सो हमने देखा कि अगर ड्रग जो है वो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सो वो ब्लड के अंदर कम होगी, क्योंकि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, और उनकी जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो टिश्यूज़ या बाकी फ्लूइड्स में ज़्यादा होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि अगर ड्रग ज़्यादा लिपोफिलिक है तो उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बॉडी के अंदर जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उनकी जो लेयर्स हैं सेल्स की वो ज़्यादातर क्या है? लिपोफिलिक है, तो बहुत ही जल्दी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
और अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कि हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, मतलब वो जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमने कहा था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है वो ड्रग कहाँ रहती है? ब्लड के अंदर रहती है। तो जब वो ब्लड के अंदर रहेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। प्लाज्मा जैसे कि एल्ब्यूमिन का लेवल, अगर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम है तो ड्रग बाइंड नहीं होगी, और जब ड्रग बाइंड नहीं होगी तो ड्रग किस फॉर्म में ज़्यादा होगी? फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी। जब फ्री फॉर्म में ज़्यादा होगी तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी और हो सकता है कि वो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट करे। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हाफ लाइफ क्या होगी? वो भी ज़्यादा होगी। और जब हाफ लाइफ जब वो जो है वो ज़्यादा होगी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो ज़्यादा होगा। और जो हाफ लाइफ और ड्रग जो है वो हमें ये भी मदद कर रही होती है कि हमें सिलेक्शन ऑफ डोज जो है वो कितनी डोज रखनी है, उसकी सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और तो क्या होगा कि उस ड्रग की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कम होगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर ड्रग कहाँ मौजूद होगी? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में। और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की ज़्यादा है तो हमें हाई लोडिंग डोज देना होगा। लोडिंग डोज का मतलब ये होता है कि हम देख रहे हैं कि हमने थोड़ी सी ड्रग दी, वो ड्रग प्लाज्मा में गई और प्लाज्मा में जाने के बाद वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे देगी? क्योंकि जो ड्रग प्लाज्मा में होगी वही अपना थेरेपेटिक इफेक्ट देगी। हम क्या कर रहे होते हैं कि जो डोज़ है वो ज़्यादा दे रहे होते हैं। मतलब अगर हम 10 mg दे रहे थे ना, हम 20 mg देते हैं। क्यों देते हैं? कि 10 mg वो जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और बाकी की 10 mg जो है हमारी ब्लड में रहेगी। तो इसे हम कहते हैं लोडिंग डोज। मतलब इनिशियल स्टेज के अंदर हम उसकी डोज से ज़्यादा डोज जब देते हैं ना तो उससे हम कह रहे होते हैं कि हम क्या दे रहे हैं? लोडिंग डोज दे रहे हैं। और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जब ब्लड के अंदर ही कम है तो वो हमारे ऐसे ऑर्गन्स की तरफ नहीं जाएगी जो कि उसे एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कम हो जाएगा। और अगर कोई भी ड्रग ऐसी है जो कि लेस वेस्कुलर अगर कोई पार्ट है हमारी बॉडी का तो उस तरफ जो है वो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, क्योंकि उस वहाँ पर वेजल्स बहुत कम होती हैं। और अगर कोई ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी वेस्कुलर पार्ट जो है जहाँ पे वेजल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ये सब कुछ जो है ओवरऑल आज के हमारे लेक्चर का था, जिसमें हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ब्लड फ्लो को, कैपिलरी परमिबिलिटी को, बाइंडिंग ऑफ ड्रग जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू प्रोटीन्स को देखा, लिपोफिलिसिटी को देखा कि वो किस तरीके से जो है वो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, और इसी के साथ साथ हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा। तो ये तमाम जो है वो समरी थी जो कि मैंने बताई कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए समझना कि जो ड्रग है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। इसके बाद का लेक्चर जो है वो मेटाबॉलिज्म पे है, ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।